नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलवर में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना से जुड़े डीबीटी ट्रांसफर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के साथ कई विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और छोटे निवेश के जरिए आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां 33 लाख महिलाएं इस पहल से जुड़ी हैं और प्रत्येक महिला 100 रुपए का निवेश कर रही है। अमित शाह ने कहा कि ऐसी पहल महिलाओं को नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनके और उनके परिवारों के बेहतर भविष्य की नींव मजबूत कर सकती है। पूरे परिवार भाग्य बदलता। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात की 33 लाख बहनें जिन्होंने सिर्फ 100 रुपया निवेश किया है और 100 रुपया निवेश कर आज आपके सरस के प्लांट के जैसे 30 प्लांट गुजरात में चल रहे हैं और 1,25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारी 33 लाख बहनें कर रही है। 33 लाख मित्रों को और डेयरी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की, गरीब पशुपालक के जीवन को बदलने की, उनके नई पीढ़ी को अनेक संभावनाओं के क्षितिजों के दरवाजे खोलने की ताकत पड़ी। आज मैंने भजनलाल जी को कहा है कि भजनलाल जी मुझे थोड़ी भूमि दे दो, हम टैक्स सॉर्टेड सीमेंट राजस्थान में ही बनाएंगे। फलोदरी, बालोतरा, डीडवाना और प्रतापगढ़ में 4 जिला बैंक की शुरुआत भी आज हो रही है। एक प्रकार से ये सभी बैंकों से 0% ऋण, इंटरेस्ट वाला ऋण किसी को सूद लेना ही नहीं। इस प्रकार का ऋण किसानों को मिले। आज डीबीटी के माध्यम से 152 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी की योजना का ट्रांसफर हुआ। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी पहुंचे। डिप्टी सीएम के सयारा सर्किट हाउस पहुंचने पर प्रशासनिक अमले और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों में खासा उत्साह और सक्रियता देखने को मिली। अपने दौरे के दौरान केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के जिला एवं मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बैठक में पार्टी संगठन को और मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों की तैयारियां और कार्यकर्ताओं से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर भी डिप्टी सीएम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और चलिए अगली खबर आपको मसूरी से बता रहे हैं, जहां पर कैंपटी फॉल में रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पानी की निकासी में फंसे हरियाणा के 29 वर्षीय पर्यटक की हालत गंभीर हो गई। डूबने के बाद उसकी सांसें उखड़ने लगी और ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया। ऐसे वक्त में मौके पर मौजूद एक डॉक्टर ने तत्परता दिखाते हुए पर्यटक को तत्काल सीपीआर और प्राथमिक उपचार दिया, जिससे उसकी जान बच सकी। जानकारी के मुताबिक पानीपत निवासी अजय गौतम अपने 4 दोस्तों के साथ कैंपटी फॉल घूमने आया था। इसी दौरान वह अचानक पानी की निकासी में फंस गया और डूबने लगा। दोस्तों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उसे मुख्य सड़क तक लाया गया। अजय की हालत बेहद गंभीर थी। वह सांस नहीं ले पा रहा था और उसका ऑक्सीजन स्तर काफी नीचे चला गया था। इसी दौरान वहां मौजूद डॉक्टरों ने बिना समय गवाए सीपीआर शुरू कर दिया
और प्राथमिक उपचार दिया। काफी प्रयास के बाद अजय को होश आ गया। पेशेंट का नाम है अजय गौतम है। ये पानीपत के रहने वाले हैं। ये लोग यहाँ पे टूरिस्ट आ रखे थे, घूमने आ रखे थे केम्प्टी की तरफ में। तो बहुत ज्यादा वैसी बरसात का वैसी आजकल टाइम है, तो ये लोग भी अपना पता नहीं क्या कर रहे थे, साथ में सारे दोस्त आ रखे थे ये लोग। अब ये जो लड़का है अजय गौतम, इसका पैर फिसला, जिसकी वजह से ये नीचे गिर गया, कहीं जाके डूबने लग गया था ये बेसिकली। तो अभी जब इसको यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए तो इसके वाइटल्स में ऑक्सीजन काफी इसका लो आ रहा था, 70 से भी नीचे आ रहा था बल्कि। तो हमने अभी इसको जो NRBM मास्क लगाया है, तो हाई फ्लो ऑक्सीजन भी लगवाया है इसको, और साथ में H-Cod इंजेक्शन वगैरह हमने ट्रीटमेंट दे दिया। पेशेंट का नाम है अजय गौतम है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। यहां तेज रफ्तार बाइक स्लिप हो गई और सड़क पर गिर गई। हादसे में बाइक सवार 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पिता, पुत्र और भतीजा शामिल है। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जो मृतक युवक की पत्नी है। बाइक सवार लोग झरझनी माताजी के दर्शन करने जा रहे थे। हादसा चारभुजा रामगंज मंडी स्टेट हाईवे पर दीपुरा घाटी में रविवार को हुआ। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोतवाली नगर क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी की किश्त वसूली के नाम पर कथित दबंगई का मामला सामने आया है। सुनहरी नगर गेट के पास एक व्यक्ति ने 4 से 5 लोगों पर मोटरसाइकिल रोककर उससे जबरन पैसे वसूलने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने पहले उससे 2,700 रुपए लिए और बाद में 70,000 रुपए भी छीन लिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पीड़ित के मुताबिक वह मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी फाइनेंस कंपनी के नाम पर कुछ लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि किश्त के पैसे को लेकर विवाद हुआ, उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट में पीड़ित के सिर में चोट आई है। पीड़ित ने कोतवाली नगर पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और छीनी गई रकम वापस दिलाने की मांग की है। मामले के सामने आने के बाद फाइनेंस कंपनियों के नाम पर होने वाली कथित रिकवरी को लेकर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। अजीत नगर स्थित सेंट पीटर्स एकेडमी से 3 14 वर्षीय छात्रों के रहस्यमय परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। तीनों छात्र स्कूल के वार्षिक समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद घर वापस नहीं लौटे। परिजनों के मुताबिक काफी देर रात तक छात्रों के घर नहीं पहुंचने पर आपको बता दें कि उन्होंने अपने स्तर पर उनकी तलाश शुरू कर दी। रिश्तेदारों और परिचितों से जानकारी लेने के साथ संभावित स्थानों पर खोजबीन की गई, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राजौरी जिले में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया और उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और बाढ़ से हुए नुकसान की भी जानकारी ली। दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती थाना मंडी के ढोंग इलाके में पहुंची, जहां उन्होंने PHE यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के एक दिहाड़ी मजदूर के परिवार से मुलाकात की। बताया गया कि मजदूर अचानक आई बाढ़ की चपेट में आकर बह गया था। घटना के बाद से उसका शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है। महबूबा मुफ्ती ने परिवार से बातचीत कर उनकी स्थिति जानी और घटना पर दुख जताया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान की भी जानकारी दी। वहीं इंडो नेपाल सीमा से सटे बढ़नी क्षेत्र में रविवार को हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में जागरूकता अभियान चलाया गया। डुमरियागंज के पूर्व बीजेपी विधायक और संगठन के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मालगोदाम चौराहे से बढ़नी इंडो नेपाल सीमा तक पैदल मार्च निकाला। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर लेकर नेपाल से कथित घुसपैठ रोकने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की मांग उठाई। इसी दौरान भारत माता की जय और घुसपैठ के विरोध में भी नारे लगाए गए। नेपाल में विभिन्न देशों के आए हुए घुसपैठिए भारी संख्या में आ चुके हैं और यहाँ भी जहाँ भी ये घुसपैठ करके रहना शुरू करते हैं वहाँ अवैध गतिविधियाँ संचालित करते हैं। हम धन्यवाद देंगे नेपाली हिंदुओं को, देर से ही सही लेकिन पहचान किया और अब ऐसे घुसपैठियों को भगाने का भी कार्य किया, चिन्हित करके
और इसीलिए नेपाल बॉर्डर पर हम अपने बरनी कृष्णानगर के बॉर्डर पर आए हैं कि वो अवैध घुसपैठिए भारत में प्रवेश न करने पावे, जनता जागरूक हो। हमने कहा आंख और कान खोल करके रखो और जागरूक रहो। इस तरह की गतिविधि होती है तो सीमा पर सैनिक बन करके आम जनता को रहना पड़ेगा, नहीं तो अन्य देशों की स्थिति भारत की भी होगी। वैसे हमें कोई चिंता नहीं है, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आगे बढ़ेंगे। जिले के वजीरगंज क्षेत्र के गांव वनकोटा में बुजुर्गों के लिए बड़े वृद्धाश्रम के निर्माण की पहल शुरू हो गई है। बगला मुखी जनसेवा ट्रस्ट की ओर से प्रस्तावित अपना आश्रम के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव और शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप ये बदायूं से लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आश्रम का उद्घाटन के लिए कैसा लग रहा है और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि एक ऐसे पुण्य कार्य के लिए मुझे यहाँ आमंत्रण मिला कि अपना घर श्याम शांति आश्रम जो यहाँ निराश्रित वृद्धों के लिए बनाया जा रहा है, ये एक अनुपम चीज़ है और समाज में आज इसकी बहुत आवश्यकता है। जैसे वृद्ध निराश्रित हो रहे हैं, मैं अपने भाई माननीय जितेंद्र जी को बहुत बधाई देता हूं, बहन वर्षा जी को बहुत बधाई देता हूं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, कि इन्होंने ये पुण्य कार्य करने का बीड़ा उठाया। देखिए, जन्मदिवस का तो महत्व मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो बदायूं की जनता है, इसको किसी तरीके से न्याय मिले। और मेरी हमेशा से ये लालसा रही है कि हमारा जो समाज है, जिसको निचला समाज कहा जाता है, उस व्यक्ति को। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए जानलेवा हमले को लेकर उनकी पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने बड़ा खुलासा किया है। हरसिमरत कौर ने बताया कि उनके शरीर के अंदर और बाहर 150 से ज्यादा छर्रे धंसे हुए हैं। उन्होंने करीब 1.5 फीट लंबे नुकीले छर्रे का टुकड़ा भी दिखाया और हमले की गंभीरता को बयां किया। कोई फोटो हैगी अपने को दिखाइए विरोधियों ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੈਗਾ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਿਰਚ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਨੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਆ ਹੈਗੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਆਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਖਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, जिन्हें गोली चलाई सी, वो इस गुरु दोखी सरकार दे एसपी दे नाल। और अगली खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां पर छात्र आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर छात्रों की मांगों को हल्के में लेने का आरोप लगाया है। मरांडी ने सरकार से छात्रों की मांगे मानने की अपील की और कहा कि बीजेपी छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए उन्हें नैतिक समर्थन देने की बात कही है। झारखंड में छात्र और नौजवान उद्वेलित। जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना पर भी बैठे हुए, भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए, और बच्चों की एक ही मांग है। जेसीसी ने और जीपीएससी जो झारखंड के बच्चों के जॉब था, उसको उन्होंने पूरी तरह से बेच। आगे बढ़ेंगे। जमुई के झाझा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मंत्री निशांत कुमार और दामोदर रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अखंड भारत के निर्माण का सपना साकार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और नीतीश कुमार के विकसित बिहार के सपने को साकार करने का संकल्प लिया गया है। ये ऐतिहासिक दिन है साथियों, जिस व्यक्ति ने इस भारत का निर्माण किया हो, अखंड भारत का सपना देखा हो। आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने सपना देखा, सम्राट चंद्रगुप्त ने स्थापित किया, लेकिन जब आजादी मिली तो गांधी जी ने जरूर सपना देखा होगा भारत का
लेकिन अखंड भारत का सपना सरदार पटेल ने देखा था साथियों। इसलिए जब हमको आदरणीय दामोदर जी ने कहा कि 12 या 13 को तारीख को इन्होंने ठीक कहा कि लंबे समय से आदरणीय नीतीश कुमार जी को आना था, और नीतीश कुमार जी के भी समय हम लोगों ने कई बार चर्चा किया, लेकिन हम इसको नहीं कर पाए थे उस दौरान। लेकिन उसी दिन हम लोगों ने तय किया कि अब चलकर इसको तुरंत हम और निशांत जी रहेंगे, श्रेयसी जी रहेंगे, दामोदर जी रहेंगे, संजय जी रहेंगे, और सब मिलकर सरदार पटेल के जो मूर्ति है इसका अनावरण करने का काम हम सभी लोग 16 तारीख को करेंगे। यह ऐतिहासिक। वहीं शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सुक्खू ने कहा कि अटल जी का हिमाचल प्रदेश से विशेष लगाव था। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सभी को साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास रखते थे और आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। आज अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि है। वो देश के प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से हिमाचल से उनका एक लगाव था। वो मनाली अपने प्रीणी स्थित आवास में निवास करते थे और हमेशा से जब भी वो प्रधानमंत्री के वक्त में कभी छुट्टियां मिलती थी तो वो वहाँ आकर निवास करते थे। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। वो सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास करते थे, जो आजकल बहुत कम दिखने को मिलती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।